हाँ जी, नमस्कार। आरणी चैरिटेबल फाउंडेशन के इस प्रोग्राम सवाल तुम्हारे जवाब हमारे में मैं राजेंद्र सक्सेना आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आज ये हमारा 38वां एपिसोड है। हम साइकोलॉजी, स्पिरिचुअल प्रेगनेंसी, चाइल्ड साइकोलॉजी, टीनेज साइकोलॉजी, एडल्ट साइकोलॉजी, कॉरपोरेट जो सब्जेक्ट होते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स, स्ट्रेस मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, एंगर मैनेजमेंट, फिर साहित्य, प्रिंट मीडिया वर्सेस ऑडियो विजुअल, ये सारे सब्जेक्ट्स पे चर्चा करते करते एक बड़े ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट पे आ गए हैं, बड़े ही यूज़फुल सब्जेक्ट पे आ गए हैं, बड़े ही सेंसिटिव सब्जेक्ट पे आ गए हैं, है ना, पति पत्नी के रिलेशंस पे। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिलेशन है, हाँ जी, नमस्कार कुलश्रेष्ठ जी। मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड रिलेशन है, बहुत वास्ट है, बहुत फ्रेजाइल है, बहुत सेंसिटिव है ना। सारी सृष्टि इसी से निर्मित हुई है। अच्छा, इसमें कॉम्प्लिकेशन होने की वजह भी है। वजह यह है कि नो टू पर्सन्स आर अलाइक। कोई भी दो व्यक्ति, ये जो 700 करोड़ लोग अभी हैं पृथ्वी पे, वो भी और जो पहले भी हुए हैं और आगे भी होंगे, कोई भी दो व्यक्ति एक जैसे नहीं है ना। सगे भाई भी एक जैसे नहीं है, ट्विंस भी एक जैसे नहीं है ना। ना सगी बहनें एक जैसी हैं, वो भी ट्विंस एक जैसी नहीं हैं। ट्विंस में आपको एक जैसा लग रहा है, लेकिन मैं तो बहुत से लोगों के यहाँ जाके काउंसलिंग कर चुका हूँ। किसी ने सही समय पे काउंसलिंग ले ली, किसी ने बाद में। बल्कि एक फैमिली में मैं गया था तो उनकी लड़कियाँ, दोनों बच्चियाँ एग्ज़ाम दे रही थी बोर्ड का, तो वो प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट नहीं कर रही थी लड़कियां। हर प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करती थी और छा जाती थी। दोनों ट्विंस लड़कियां बहुत अच्छा डांस करती थी। मैंने उनसे पूछा क्या हो गया, तो उनने कुछ थोड़ा सा बताया नहीं। तो मैंने कहा देखो, मैं समझ रहा हूँ, और मैं एक चीज़ ध्यान रखना कि ये ट्विंस हैं दुनिया की नज़र में बिल्कुल एक जैसे, लेकिन अगर आपने ज़रा सा भी मिसहैंडल किया तो दोनों एक दूसरे के बहुत ज़बरदस्त कॉम्पिटिटर बन जाएंगे। तब वो खुले, उन्होंने मुझे बताया कि सर हम 1-2 साल से देख रहे हैं और अब कंपटीशन दोनों में बहुत बढ़ गया। फिर मैंने उनको टिप्स दिए, क्योंकि मैंने ऐसे भी केस देखे हैं कि ट्विंस में से एक ने सुसाइड कर लिया। रियल लाइफ इंस्टेंस में आपको बता रहा हूँ, क्योंकि जब छोटे थे तो दोनों एक जैसे दिख रहे थे, पेरेंट्स भी एक जैसे, कपड़े, खिलौने, साइकिल जो भी लाएंगे एक जैसा, ड्रेस एक जैसी, प्राइज भी मिलता है तो परफॉर्मर दोनों परफॉर्म करते थे। बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है, लेकिन वो दोनों एक है नहीं। दोनों का भविष्य अलग है, दोनों का सॉफ्टवेयर भी अलग है पूरा। तो उन ट्विंस में क्या हुआ कि एक की अच्छा, फिर वो लड़कियां थी तो उनकी शादी, ये दूसरी फैमिली को बता रहा हूँ मैं, जिसमें एक ने सुसाइड भी करा। तो एक ने ट्रैक लिया इंजीनियरिंग का, तो जल्दी जल्दी वो लड़की पढ़ के गई, उसकी शादी हो गई और फॉरेन चली गई। और दूसरी जो उससे 5 मिनट बड़ी थी, बस ज़्यादा नहीं, पिछड़ गई, क्योंकि उसने वैसे तो मेडिकल लिया, MBBS किया, PG कर रही थी, पर पढ़ने में लेट हुई,
शादी लेट हो गई, कहीं ना कहीं दबाव इतना पड़ा, कमिटेड सुसाइड। लोग समझ भी नहीं पाए कितनी सक्सेसफुल, पर वो क्या है कि वो कंटिन्यूअस, तो कंपटीशन अगर गलत तरीके से लिया जाए तो हावी होता है, गलत हो जाता है, और वहाँ गार्ड करना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने तो ये तक देखा है कि ट्विंस में कितना हाईएस्ट ग्रेड का कंपटीशन हो गया। अब कैसे एक जैसे आइडेंटिकल, तो दुनिया में दो पुरुष एक जैसे नहीं हैं, और दुनिया में दो स्त्री, कोई गर्ल भी एक जैसी नहीं है। तो सोचो आपकी ये हस्बैंड वाइफ का जो यूनियन है, जो पेयर है, वो तो कितना यूनिक होगा, यूनिक में भी यूनिक पहली चीज़। तो आप कैसे फार्मूला बनाएंगे? क्योंकि जब करोड़ों में ऐसा इनके जैसा कोई नहीं है, करोड़ों में इनके जैसा कोई नहीं है, तो दोनों का कॉम्बिनेशन तो और भी यूनिक हो गया, है ना। अच्छा, एक और तारीफ की बात ये कि अपब्रिंगिंग अलग अलग है। ये ट्विंस में तो चलो फिर भी साथ साथ पले बड़े हैं, वहाँ तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा समझा भी सकते हैं। यहाँ तो ये अलग अलग परिवेश में, एक बॉम्बे में, एक भोपाल में, या एक सीहोर में, एक बेंगलोर में है, और पढ़ने के बाद 25-26 साल की उम्र में आके मिल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बैकग्राउंड, वो जो हिस्ट्री है 25 साल की, वो भी प्ले में आती है। अब ये खुशी कैसे मनाते हैं, ये खुशी कैसे मनाते हैं, ये वीकेंड कैसे स्पेंड करते हैं, ये वीकेंड कैसे स्पेंड करते हैं, ये कपड़ों पे उस पर कैसे खर्च करते हैं, ये कैसे खर्च करते हैं। तो पूरी की पूरी सोच अकॉर्डिंगली डिफरेंट होती है, और एम्बिशंस अलग होती है। फिर जहाँ आके जब मिलते हैं, और दूसरा एक कॉम्प्लिकेशन और है कि ये मिले तो आके 25 साल की उम्र में है, लेकिन सपने 15 साल की उम्र से चालू हो गए कि सपनों का राजकुमार कैसा होगा। और इधर भी 15-16 साल की उम्र से सपने चालू हो गए कि वो ऐश्वर्या राय जैसी होगी या कैसी होगी। तो 10-12 साल से यहाँ एक सपना पल रहा है, 10 साल से यहाँ एक सपना पल रहा है, और यहाँ आके यथार्थ रियलिटी से जब सामना होता है तो क्लैश होना स्वाभाविक है। तो इससे कोई घबराने की बात नहीं है, ये थोड़ा सा स्किल सेट है, ये सीखना ज़रूरी है, क्योंकि ये होगा, ये होना है। कोई कुंडली मैच गारंटी नहीं कर सकती, आप कितना ही लाख जांच पड़ताल कर लें। अब इतने इस लेवल पे जब आके मिलेंगे तो बैकग्राउंड भी अलग है, सोच भी अलग है, उसके बाद माइंड में क्या है और वो एक्चुअली में क्या है, इसमें जो डिफरेंस है ये भी। और ऑन टॉप ऑफ इट पर्सन इज एवर चेंजिंग। आदमी स्वयं चेंज भी, ऐसा नहीं कि अब जाके मिले, चलो 6 महीना लगा के एक दूसरे को समझ लिया, बात खत्म हो गई, नहीं होगी खत्म, क्योंकि अब इंसान चेंज भी कर रहा है ना। तो ये तो कांस्टेंट वॉच का तरीका है। अब जैसे आप गाड़ी चलाते हैं तो आप कांस्टेंट वॉच करते हैं, ऐसे ही इसको ये रोज का टैकल करने का काम है ना। इसको उसी वे में लेना चाहिए। कोई आप सोचे कि कोई एक फार्मूला या 2 फार्मूला या 10 फार्मूला हम सीख लेंगे और ये अप्लाई कर देंगे, सब इजी हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं होगा, है ना। ये तो कांस्टेंट वॉच रखना पड़ेगा, थोड़ा सा समझदारी से काम लेना पड़ेगा। जैसे ड्राइविंग करते हैं, ड्राइविंग स्किल, कि भैया लाल बत्ती आ गई तो रुक गए, गड्ढा आ गया तो धीरे हो गए, कभी रोड से नीचे कभी ऊपर, स्टीयरिंग अपने हाथ में रहता है, उसको आप ट्रैक पे लाते रहते हैं और करते रहते हैं। तो कोई भी ऐसा एक यूनिक फार्मूला नहीं होगा। और दूसरा ये कि परसेप्शन, जिस पे अपन 1-2 एपिसोड डेडिकेट करेंगे, हर चीज़ को देखने का दोनों का नज़रिया भी अलग अलग है।
ह्यूमन साइकोलॉजी भी अलग है, फीमेल साइकोलॉजी और मेल साइकोलॉजी, उस पर जब अपन आएंगे तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। एटलीस्ट समथिंग वी कैन डू, थोड़ा थोड़ा तो हम समझ ही सकते हैं। मतलब टोटल ब्लाइंड खेलने के बजाय तो हम कुछ ज्ञानवर्धन तो करके जाएंगे ही, लेकिन हम हाई अलर्ट पे रहेंगे। कोई भी फार्मूला कहीं भी अप्लाई होगा, कहीं भी चेंज होगा, कभी पार्शियल रिजल्ट देगा, कभी एडवर्स रिजल्ट देगा, है ना। ये ऐसा है जैसे वो 5 अंधे हाथी को पहचानने की कोशिश करते हैं ना, तो जिसने सूंड पकड़ ली वो बोलता है पाइप जैसा है, कान पकड़ लिए वो बोलता है सूप जैसा है, पैर पकड़ लिए वो बोलता है खंबे जैसा है, जिसने पेट पकड़ लिया बोलते हो दीवार जैसा है, पूंछ पकड़ी इसने कहा रस्सी जैसा है। तो ये अलग अलग तरीके से अपने को अलग अलग एंगल से अलग अलग दिखेगा ये, पर करेंगे अपन उसी से कोशिश, उसी से फिर बाद में परमिटेशन कॉम्बिनेशन देके उसको शेप देने की कोशिश करेंगे, हाथी बनाएंगे अपन। यहाँ से भी चलेंगे, यहाँ से भी चलेंगे, यहाँ से भी चलेंगे, और इसको कोशिश करेंगे अपन। तो अभी अपन उसमें अभी तक नहीं गए हैं, आपके हस्बैंड वाइफ के बारीकियों में अभी तक अपन देख रहे हैं। अब जैसे आज का टॉपिक अपना यही है कि ए सीड ऑफ सोसाइटी, दे आर ए सीड ऑफ सोसाइटी, उनका सोसाइटी से क्या को रिलेशन है ना। आज तक अपने को लोगों को आजकल ये बहुत लगने लगा है कि भाई ये समाज हम पे क्यों हावी हो रहा है। तो अभी हम इस एंगल से देखेंगे पहले कि पति पत्नी की हैसियत समाज के तौर पे क्या है ना। फिर अपन उनकी आपस में देखेंगे कि वो परिवार की एक धुरी भी हैं, और फिर ये देखेंगे कि वो एक इंडिविजुअल भी है ना। कहते हैं ना वन शुड नॉट एक्सेप्ट डिफीट बिफोर फाइट। तो हम हाथी को अलग अलग तरीके से पहचानेंगे और बाद में कोशिश करेंगे उसको शेप देने की, है ना। और मैं आपको वैसे छोटा सा एक एग्जांपल बढ़िया सा दे सकता हूँ उसमें, क्योंकि क्रिकेट आप में से कुछ लोग जानते हैं कि लाइफ से काफ़ी कनेक्टेड है। देखिए तो कैसे हम ये पति पत्नी का रिलेशन वहाँ से हम क्रिकेट से समझते हैं। चलिए, क्रिकेट इंडिविजुअल गेम भी है, जैसे यहाँ पति या पत्नी इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल पर्सन भी है। दूसरा वहाँ पार्टनरशिप होती है दो बैट्समैन के बीच में, इट इज़ अ गेम ऑफ पार्टनरशिप ओनली। तो यहाँ भी दो लोगों के बीच में पार्टनरशिप पति और पत्नी में। और तीसरा वहाँ होती है टीम, तो यहाँ भी परिवार है, और परिवार से टीम के बाद नेशन है, यहाँ समाज है। तो क्रिकेट इंडिविजुअल गेम भी है, पार्टनरशिप का गेम भी है, टीम का गेम भी है, और नेशन के लिए इंटरनेशनल तो है ही ये। तो एक प्लानिंग होता है इंडिविजुअल करता है वहाँ। जब बैट्समैन क्रीज पे जाता है तो वो अपनी प्लानिंग लेके जाता है कि भाई मैं 0 पे आउट नहीं होऊंगा। डक पे आउट होना शर्म की बात है। अभी बंदा अनमैरिड है तो अपनी प्लानिंग चलाता है ना, ऐसे ही। उसके बाद 20 रन मैं बहुत कॉशियसली बनाऊंगा कि बहुत लो स्कोर पे आउट ना हो जाए, कम से कम डबल डिजिट पे तो आ जाऊं मैं। तो पहले के 20 रन बहुत ही नो रिस्क के तरीके से बनाऊंगा। उसके बाद 40-50 रन एक रेस्पेक्टेबल टोटल, थोड़ा सा स्पीड अप कर लूँगा, क्योंकि ज़्यादा स्लो खेलेंगे तो रन रेट से ही हार जाएंगे। तो जब 40-50 रन हो जाएंगे मेरे, तब मैं शॉट्स मारूंगा। तो टाइमिंग आ जाएगी, हाथ खुल जाएंगे, अपना गेम में स्ट्रोक्स चलने लगेंगे, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, थोड़ा सा फील्डर दूर हो जाएंगे, थोड़ा सा बॉलर, हाँ जी नमस्ते कुंवर साहब, बॉलर थोड़ा सा मॉरल डाउन होगा।
तो फिर मैं शॉट्स खेलूँगा तो 2-4 कट वट पुल वुल मारूँगा तो 60-70 रन हो जाएंगे, अपना हाथ भी खुल जाएंगे। और मैं थोड़ा सा स्पीड अप करूँगा ताकि जो रन रेट डाउन किया है इनिशियल कॉशियस की वजह से, वो अब रन रेट अप करने के बाद उसके बाद 90 पे जब प्लेयर आ जाता है तो 90 के बाद वो कॉशियस हो जाता है कि मुझे शतक करना है, तो फिर संभल के खेलता है। अच्छा, शतक के बाद बहुत सारे प्लेयर तो 100 रन पे आउट हो जाते हैं। एक अचीवमेंट हुआ, ऐसा लगता है कि हम थक गए, जरा सा केयरलेस हुए, वहीं सामने वाला आउट कर देता है। तो जरा सा आपको मेंटली थके या आपको लगा एक टारगेट पूरा हुआ, सेटिस्फाइड हुए, जरा सी वीकनेस दिखी, सामने वाले ने उसको एनकैश किया, है ना। तो बहुत समझदार लोग क्या करते हैं, फिर से गार्ड लेते हैं और फिर 100 रन से 200 रन करते हैं। लेकिन उनका जो रोल पहले 100 रन में रहता है ना, टोटल इंडिविजुअल, अब वो पार्टनर को भी ध्यान में रखते हैं क्योंकि पार्टनर नया आया है उनका, तो पार्टनर कहाँ वीक है कहाँ स्ट्रांग है। तो वहाँ भी जैसे शादी होगी तो हस्बैंड वाइफ की पार्टनरशिप होती है, क्रिकेट में भी पार्टनरशिप। तो सामने वालों को बचा के चलते हैं, सामने वालों को अपन बचा के चलते हैं। कहाँ वो स्पिन को अच्छा खेलता है, फास्ट बॉलर को, उसको सेव करके तो हम भी दोहरा शतक कर लेते हैं और उसको भी सेटल कर देते हैं। तो ये आपकी पार्टनरशिप हो गई। और उसके बाद फिर टीम के लिए कि भाई आप इतना ज़्यादा स्कोर कर दो कि सामने वाली टीम सोच भी ना पाए जीतने का। तो 200 के बाद भी आप जमे रहते हैं तो आप बहुत तेज़ी से रन मारते हैं। तो एक प्लान लेके जाता है इंडिविजुअल बंदा, एक प्लान लेके जाती है टीम, और एक प्लान आप दोनों बनाते हैं। वहाँ जो नॉन स्ट्राइकर पे खड़ा है, जो स्ट्राइक ले रहा है, वो भी बार बार रोटेट करते रहते हैं, कभी कोई एक्टिव हो जाता है। हाँ जी, नमस्ते। तो उससे अंडरस्टैंडिंग, तो आपके एक इंडिविजुअल प्लानिंग, एक आपके पार्टनर के साथ प्लानिंग और एक आपकी टीम के साथ प्लानिंग। तो कहीं ना कहीं हम ये तीनों एंगल से इस रिश्ते को परखेंगे, है ना, और बाद में जाके इन तीनों को अपन मिक्स कर देंगे। क्योंकि जो इंडिविजुअल आए हैं उनमें जो क्लैशेस हो रहे हैं वो देखा जाएगा, और इनकी अंडरस्टैंडिंग कैसी होती है उसका असर आने वाली जनरेशन पर पड़ता है। एक होती है शिक्षा और एक होते हैं संस्कार। तो संस्कार बच्चे को घर से मिलते हैं, वो अपने पेरेंट्स को देखते हैं सिचुएशन को हैंडल करते हुए, तो वही गट्स उनमें आ जाते हैं और वो जाने अनजाने वो संस्कार बन जाते हैं और उनको बच्चे फॉलो करने लगते हैं। तो वो पड़ जाते हैं संस्कार बहुत ही कम उम्र में घर में। तो ये आपकी जो पार्टनरशिप है ये पूरी टीम को दिशा देती है। तो आने वाली जनरेशन को, ये पेरेंटिंग पे हम आए इसलिए हैं, अदरवाइज दूसरे प्राणियों में जो सिंगल मदर रहती थी ना, यहाँ पेरेंट, फादर मदर दोनों साथ रहेंगे, बच्चे को ब्रॉटअप करेंगे, तो जनरेशन सुधरेगी। जनरेशन सुधरेगी तो वो एक नया समाज बनाएगी। हम कभी भी समाज से अनकनेक्टेड तो है ही नहीं। देखिए, मैं आजकल मुंबई हूँ 5-6 साल से, यहाँ 5-6 महीने से। यहाँ 5-6 साल पे एक घटना हुई थी ट्रेन में। ट्रेन में एक गुंडे ने एक लेडी की इज्जत लूटी। बहुत दुखद घटना है। और इससे भी ज़्यादा दुखद ये है कि उस डिब्बे में 5 पुरुष मौजूद थे। कितना गलत उससे पीढ़ी को बढ़ा रहे आगे, कितनी गलत सोच से, क्या मॉरल वैल्यूज़ हैं, क्या मतलब।
अब ये कोई इंडिविजुअल प्रॉब्लम नहीं है, ये उस लेडी की अकेले की प्रॉब्लम नहीं थी। तो समाज और इंसान कितना जोड़ा हुआ, ये पूरे समाज की प्रॉब्लम है। ये सब अपराधी हैं। वो 5 तो हैं ही, वो जितने गुंडे को सज़ा मिलनी चाहिए थी कड़ी से कड़ी, पूरा जुडिशरी सिस्टम है जो भी कहीं ना कहीं पूरा हम रिस्पॉन्सिबल हैं उसमें। और उन 5 लोगों का जो अपब्रिंगिंग हुआ है ये इसी सोच से होना था कि भाई अन्याय ना तो करना है ना अन्याय होते देखना है। ये मॉरल वैल्यूज भी इंडल्ज कम उम्र में ही हर व्यक्ति में हो जानी चाहिए। तो ये संस्कार रहते हैं तो फिर इंसान वो रुक नहीं सकता। अच्छा, वहाँ 5 महिलाएं होती ना उस डब्बे में तो ये घटना नहीं होती, वो नहीं होने देती, क्योंकि उनको एहसास है कि आज किसी और के साथ हो रहा है ना, कल हमारे साथ भी होगा, हो सकता है। तो यही सामाजिक व्यवस्था है कि पड़ोसी के घर में आग लगी है ना तो हम निष्क्रिय नहीं रह सकते, क्योंकि वो हमारे घर भी आ सकती है। तो समाज से हम चाहे भी अनकनेक्टेड रहना तो नहीं, हम समाज से जुड़े हुए ही हैं, है ना। पेरेंट्स भी बच्चों को रोकते टोकते तो इसलिए नहीं कि बच्चों के उसमें कोई खलल डालना चाहते, वो चाहते कि बच्चे किसी परेशानी में ना पड़ जाए, क्योंकि जब परेशानी में पड़ेंगे तो पेरेंट्स ही उनको संभालने आएंगे। तो कहीं ना कहीं ये सब एक दूसरे से बहुत ज़्यादा घुले मिले, इनको अलग करके देख के समझ के फिर अल्टीमेटली जैसे हमने पूरी बॉडी को जोड़ा था ना कि ब्रेन की दवा देते देते कहीं हार्ट फेल ना हो जाए, या हार्ट की दवा देते देते कहीं किडनी फेल ना हो जाए, तो सब चीज़ों को कनेक्ट भी करना पड़ेगा। इंडिविजुअल की लाइफ अलग है, पार्टनर की लाइफ अलग है, समाज एक अलग है। तो पति पत्नी से समाज कैसे जुड़ा है, इंडिविजुअल पति पत्नी कैसे बने हैं, आने वाली जनरेशन उससे कैसे इन्फ्लुएंस हो रही है। अच्छा, शिक्षा समाज में दी जा सकती है, लेकिन संस्कार तो घर से मिलेंगे ना, और जिसके जैसे संस्कार होंगे वो शिक्षा का वैसे यूज़ करेगा। शिक्षा मोस्टली दुनिया से परिचय कराती है इंसान का, लेकिन मॉरल वैल्यूज़ तो उसको संस्कार तो घर से मिलते हैं। इसको शिक्षा में भी शामिल किया जाए और समाज के प्रति इंसान का दायित्व कैसा है। अदरवाइज वही होगा, साइंस ने गाइडेड मिसाइल तो बना दी, अदरवाइज यूथ मिसगाइडेड हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये पुराने सिस्टम को समझना ज़रूर है हमें, और उसमें नेसेसरी मॉडिफिकेशन करना है, उसको आउटराइट रिजेक्ट नहीं कर सकते। तो जो विवाह की जो संस्था बनी है ना, लोगों को ऐसा लग रहा है कि हमारा इंडिविजुअल का डिसीजन है, ये इंडिविजुअल का नहीं है, इट इज़ गोइंग टू इफेक्ट द एंटायर सोसाइटी। ये ब्रेक हुआ, देखिए मैं अभी देख रहा था, उसमें गूगल सर्च मैंने किया, ये फॉरेन के समाज के बारे में जब देखा तो वो जो एलिजाबेथ टेलर जो हॉलीवुड की हीरोइन थी, उसने 7 लोगों से 8 बार शादी की। उसने टोटल 8 बार शादी करी और एक व्यक्ति से उन्होंने 2 बार करी, है ना। अब ये क्या शो करता है एक्चुअली। और हमारे यहाँ क्या करते थे, हमारे यहाँ वो उसको मान के चलते थे कि जोड़ियां स्वर्ग में बनती हैं। अब ये सच है या नहीं, स्वर्ग में है कि स्वर्ग है कि नहीं यही पता नहीं, जोड़ियां वहां बनती है कि नहीं पता नहीं, पर लोग इस पे पक्का यकीन करते थे कि भैया यही है, जो बन के आया है इसी से निभाना है। तो उनका ट्रैक अलग होता था। कहते ना, दुनिया की कोई भी समस्या ऐसी नहीं है कि जिसका हल ना हो, और दुनिया का कोई भी हल ऐसा नहीं है जिससे दोबारा समस्या खड़ी ना हो, है ना। कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है जिसका आंसर ना हो, और कोई आंसर ऐसा नहीं है कि जिस पे फिर क्वेश्चन ना खड़े हो जाए। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप
प्रॉब्लम का हिस्सा बनना चाहते हैं या सॉल्यूशन का? अगर आप प्रॉब्लम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो प्रॉब्लम, सॉल्यूशन में भी प्रॉब्लम दिखेगी, फिर सॉल्यूशन दिखेगा, फिर प्रॉब्लम दिखेगी, फिर सॉल्यूशन दिखेगा, फिर प्रॉब्लम दिखेगी। 8 बार शादी और 8 बार तलाक। और अगर आप प्रॉब्लम में सॉल्यूशन देखते हैं, फिर प्रॉब्लम आएगी, फिर सॉल्यूशन, फिर प्रॉब्लम आएगी, फिर सॉल्यूशन, तो ट्रैक ही अलग है। तो यहाँ ये जो ट्रैक आ गया ना, अनकॉम्प्रोमाइजिंग वाला ट्रैक है कि अब मैं ही क्यों झुकूं, मैं ही क्यों बदलूं। अब पुराने ज़माने में वो कहते थे जोड़ियाँ बन के आ रही है, ब्लाइंड फेथ। अब इन्होंने देखा कि नहीं, इनके लिए तो आसान है डाइवोर्स देना, तो जरा सा कुछ दिखा, कट। अब अगर ऐसे ही था तो एक ही व्यक्ति से 2 बार शादी क्यों करी? अगर पहली बार खराब लगा, फिर शादी करी, फिर तलाक दे दिया। तो एक से नहीं है। अब ये एटीट्यूड गलत है आपका, आपको किसी एक से प्रॉब्लम नहीं है। उनको भी ऐसा नहीं कि कोई प्रॉब्लम नहीं थी, प्रॉब्लम उधर भी थी, पर वो एमिकेबल सॉल्यूशन वहाँ ढूंढने की कोशिश में रहते थे। और यहाँ प्रॉब्लम को एग्रीवेट करना है। तो आप अगर इस तरफ जाएंगे तो फिर देयर इज नो एंड। तो लिबर्टी, तो कितनी लिबर्टी। आप एक व्यक्ति से नहीं पटी ना, क्योंकि कुछ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था, तो दूसरे व्यक्ति से कैसे पटेगी? डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तो वहां भी रहेगा, क्योंकि कोई भी यूनिक तो है नहीं। अगर आप यूनिक पर्सन देखना चाहेंगे तो सारे यूनिक है। आप अपने जैसे देखना चाहेंगे तो अकेले पड़ जाएंगे। आप सोचेंगे हूँ बहू मेरे जैसी सोच वाला, तो वो तो है ही नहीं ना। अब आपको डिफरेंट सोच के साथ तालमेल बिठाना है, यही तो कलाकारी है। तो यही पुराने जमाने के लोगों ने क्या करा था कि उसको एक बंधन, जन्म जन्म का बंधन मान के फिक्स कर दिया। अब हमको क्या है कि पुरानी बातें हमको लग रही है पुरानी, है ना, लेकिन वो हमारा नजरिया है। देखो, हम उसको पुरानी सिस्टम बोल दे या प्राचीन परंपरा, पुराना जब हम बोलते हैं तो लगता है कि ऑफडेटेड है, और प्राचीन जब हम बोलते हैं तो लगता है टाइम टेस्टेड है। तो अगर पुरानी परंपरा है तो टाइम टेस्टेड है। वो 150 पीढ़ी तक टेस्ट होके आ चुकी है। अपन ने देखा था कबीलाई संस्कृति से वहां तक आते आते कितनी पीढ़ी लगी होंगी, है ना। अब जैसे लास्ट और लेटेस्ट सोच का फर्क है। लास्ट मतलब ऐसा लगता है कि ये लास्ट मॉडल है इनका, मतलब उसके बाद कंपनी ने कोई प्रोग्रेस नहीं करी। और लेटेस्ट बोलते जब अपन, तो ऐसा लगता है कि ये मॉडिफिकेशन होने के बाद, सारे मॉडिफिकेशन होने के बाद। तो जब हम कार भी खरीदने जाते हैं तो पुरानी कंपनी का लेटेस्ट मॉडल खरीदते हैं। तो कंपनी तो पुरानी ही अच्छी है। अब आप आज कार खरीदने जाएंगे तो ये थोड़ी देखेंगे कि यार ये 70 साल पुरानी कंपनी है और ये 3 साल पुरानी है तो इसकी कार खरीद लो। लेकिन आप वो 70 साल पुरानी कंपनी की कार खरीदेंगे क्योंकि उसने अपने R&D किया हुआ है, कंटिन्यूअस टेस्टेड एंड ट्राइड है। लेकिन उसका पुराना मॉडल भले ही ना खरीदें, कि 70 साल पुरानी कंपनी है तो आप 20 साल 30 साल पुराना मॉडल ना खरीदें, मॉडल लेटेस्ट खरीदेंगे। तो आप पुरानी परंपरा को ऐसे आउटराइट नहीं बदलना है। आउटराइट बदल देंगे तो बड़ी बड़ी परेशानी में पड़ जाएंगे। अच्छा, आपको ऐसा लगेगा कि एलिजाबेथ टेलर तो हॉलीवुड एक्ट्रेस थी, बड़ी सेलिब्रिटी, लेकिन ऐसा नहीं है। वो 1950s की बात है, 50s 60s की। अभी तो यहाँ मोस्ट कॉमन हो गया, वो तो सेलिब्रिटी के नाम से दिख जाता है अपने को, अपन सर्च कर लेते हैं उनकी लाइफ हिस्ट्री वगैरह, कॉमन मैन का पता ही नहीं पड़ता है। तो आप देखिए कि वो ट्रैक कहाँ से अपनी मान्यता। तो हमारी जो प्राचीन परंपरा है, हाँ, उनका गहन मनोविज्ञान था, तो उसमें हमको थोड़े बहुत
टेस्ट एंड ट्रायल करके और उसको फिर हमको अप्लाई कर देंगे तो कहीं ना कहीं हम एक अच्छे उस पर जाएंगे। अच्छा, अब हम पुराने मॉडल में एक ब्यूटी देखते हैं। देखो क्या होता है कि क्लैश होता क्यों है। अपन ने पिछले एपिसोड में बात करी थी कि बात का असर दिमाग पे होता है लेकिन फीलिंग दिल पे जाती है। तो दिमाग की बात जरा गहरे अंदर जाती है, दिल पे जो बात जाती है वो ज़्यादा गहरे जाती है। दिल मतलब कोर ऑफ योर थिंकिंग, माइंड के अंदर। अच्छा, खुशी की बात जो होती है वो थोड़ी कम अंदर जाती है, दुख की बात और गहरे जाती है और अंदर जाती है, वो चुपती है, अपन अनहैप्पी हो रहे हैं अंदर से। और अगर सिचुएशन खराब है, कोई टफ टाइम चल रहा है, उस समय किसी ने कुछ गड़बड़ कर दी, फीलिंग हर्ट हो गए, तो वो और गहरे उतर जाती है। और अगर वो सबसे करीबी व्यक्ति है तो वो सबसे गहरा हर्ट होता है। सबसे गहरा हर्ट, सबसे गहरी चोट अगर पहुंची है तो बहुत ही सबसे करीबी व्यक्ति से ही पहुंची है आप में। अब अगर अपन इसी फॉर्मूले को ढंग से समझ गए तो इस हर्ट से अपन बच जाएंगे। देखिए, हर्ट मतलब ऐसा ऐसा कैसे हो सकता है कि सबसे करीबी आदमी ही सबसे गहरी चोट क्यों दे सकता है? वो वजह ये है कि उससे हमारी उम्मीदें बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए वो दे पाता है इतनी गहरी चोट, है ना। मान लीजिए मैं किसी शहर में हूँ, 10 लाख की पॉपुलेशन है ना। अब मुझे कोई क्राइसिस आ गई, है ना, फाइनेंशियल क्राइसिस है या कोई प्रॉब्लम है, अगर आ गई, बहुत तकलीफ आ गई। अब मैं सिर्फ 10 लोगों को जानता हूँ शहर में। अब मेरा ये 9,90,990 लोगों से तो मुझे वैसे भी उम्मीद नहीं थी, क्योंकि इनको मैं जानता ही नहीं। तो ये मुझे क्या हर्ट करेंगे? मैं इनसे ना मदद मांगने जाऊंगा, ना ये मेरी मदद करने वाले हैं। अच्छा, इनमें से कोई एक आध अगर कर भी देगा तो उसका कहीं ना कहीं कोई छोटा मोटा रिलेशन तो होगा, कहीं ना कहीं किसी स्टेज पे किसी चक्कर में मिलेंगे तो वो मदद कर देगा। पर मेरी मदद की जो आशा की जो किरण है ना, ये एक्चुअली ये 10 ही लोगों पे आके टिक जाएगी। तो इसमें सबसे ज़्यादा उससे रहेगी जिसको मैं सबसे क्लोजली जानता हूँ, जिससे मेरा एसोसिएशन बहुत पुराना है, जिससे मेरा एसोसिएशन बहुत क्लोज है। तो वो अगर डिनाई कर जाएगा, वो अगर मिसबिहेव कर जाएगा, वो सबसे गहरा हर्ट होगा। इसीलिए कहा जाता है कि जो सबसे करीबी होगा वो सबसे गहरी चोट पहुंचा सकता है ना। अब हमें अगर इस हर्ट से बचना है, इससे बचना भी हमारे ही काम है, तो एक्सपेक्टेशन से बचना होगा। ये चोट एक्चुअली पहुंची है आपको आपके एक्सपेक्टेशन की वजह से। मदद तो आपकी 9,90,990 लोगों ने भी नहीं करी ना, पर हर्ट हुए नहीं, क्योंकि वहाँ आपको उम्मीद नहीं थी। तो क्या होता है कि पहली चीज़ तो ये है कि हद से ज़्यादा उम्मीद, हद से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन आपको मायूसी लाएंगे ही लाएंगे। तो जो मैंने कहा ना कि उम्र 25-26 साल की उम्र में शादी हो रही है, लेकिन एक्सपेक्टेशन तो 15-16 साल की उम्र से चालू हो गए। ये भी होना, ये भी होना, ये भी होना। अभी ये हमने सोचा ही नहीं कि हम उसको खुश कैसे करेंगे, पार्टनर को। जो हमारा लाइफ पार्टनर हमको 10 साल बाद मिलने वाला है, हम उसको खुश कैसे करेंगे, ये तो हम सोच ही नहीं रहे। उससे खुशी कैसे लेंगे? अगेन द प्लेजर और हैप्पीनेस का फ़र्क आ गया। उससे हम कैसे
हाउ वी विल टेक, हाउ विल गेन, तो वो वन साइडर हो गया ना, वो प्लेजर है, ये भी करे, ख्याल भी रखे, बात भी सुने, समझाए भी, गिफ्ट भी दे, ये भी करे, वो भी करे सारे। तो क्या एक्सपेक्टेशन 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 एक्सपेक्टेशन, इधर भी एक्सपेक्टेशन एक्सपेक्टेशन चलते आ रहे हैं, तभी दूसरे का एंगल तो देखा भी नहीं है ना। तो पहली चीज़ तो ये है कि अच्छा पुराने ज़माने में उनने एक चीज़ तो करी, अच्छी करी या बुरी करी। देखो मैं इसलिए हमेशा मना करता हूँ कि लोग जो पुरानी चीज़ों को गाली देते हैं ना, उनने गलत किया, उनने गलत किया, उनने गलत किया, ऐसा नहीं है। अभी कुलशेख सर ने कहा भी था कि हाँ वो पुरानी परंपराएं सही हैं, दिव्या जी ने भी लिखा है। एक्चुअली उनने जो नियम बनाए थे विचारों ने, वो पास्ट को देख के बनाए थे, है ना। अब अगर 1920 में उन्होंने कुछ कानून बनाया होगा या व्यवस्था बनाई होगी 1920 में, तो उन्होंने 1910 देखा होगा, 1900 देखा होगा, 1890 देखा होगा, 1880 देखा होगा ना। उन्होंने 2000 2020 तो देखा नहीं होगा। आप भी आज अगर कोई डिसीजन ले रहे हैं, कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, कुछ योजना बना रहे हैं, तो आपने 2020 देखा है, लकीली 2010 भी और 2000 भी, 1990 भी देखा है, आपने 2050 तो नहीं देखा ना। आप अभी इस हिसाब से तो प्लानिंग नहीं बना रहे कि 2050 में कैसा समाज होगा और क्या करना होगा, नहीं बना रहे आप। वो तो 2050 वाले कहेंगे कि यार बड़े नासमझ लोग थे, 30-40 साल पहले क्या कानून बना गए। तो जब भी आप पास्ट को देखेंगे तो आपको लगेगा इन लोगों ने बड़े गलत 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 कानून बनाए। आप डाउट रेस कीजिए, मैं क्लियर कर दूंगा कि ये कानून बना है तो क्यों बना होगा, है ना। जैसे शादी का मैंने बताया ना, मामाज बेबी पापाज में बी, पापा का पता नहीं है, बायोलॉजिकल फादर का पता नहीं है, तो उसको पकड़ो, उसको लाके जिम्मेदार बनाओ, भाई तुम पेरेंट हो, बच्चों को ब्रॉटअप करो। तो उसने फीमेल पे रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी कि अब ये फिर किसी से ना मिले तो मुझे पता नहीं कि मेरे ही बेबी है, मैं ब्रॉटअप करने को तैयार हूँ। तो इनको भी पकड़ा तो वो भी पकड़ में आ गए। वो तो एक पकड़ेगा तो दूसरा पकड़ में आ जाएगा, एक छूटेगा तो दूसरा छूट जाएगा, है ना। तो पुराने जमाने लोगों ने बेचारों ने कहाँ कहाँ से सोच सोच के कितने धक्के खा खा के कानून बनाए। अब आप उनको मॉडिफाई करिए। तो उनने एक मॉडिफिकेशन बेचारों ने करा था। उन्होंने क्या करा था कि फीमेल को वो बचपन से ही ब्रॉटअप कर देते थे, भाई सरेंडर्ड, समर्पित। ये मैडम का हमारा डिस्कशन भी हुआ था 2-3 दिन पे, मतलब चर्चा हुई थी, डिबेट नहीं चर्चा। तो वो मेंटली प्रिपेयर्ड कर देते थे कि भाई जाना है, तुमको जैसा कहे वैसा करना है, उसमें रम जाना है। जैसा पानी होता है ना, जिस बॉटल में डाल दो वही शेप ले लेता है, जो कलर मिला दो, जो फ्रेगनेंस मिला दो, जो टेस्ट डाल दो, तो ऐसे वहाँ हो जाना है, पूरा सरेंडर्ड। तो इसलिए ये संस्था इतने दिन चल भी गई, है ना। पर इसमें एक पार्ट तो फिर करीब करीब उसका कंट्रीब्यूशन नील हो गया, क्योंकि उनको तो यस ही करना है। तो वो सरेंडर्ड। अब ये कोई बात ही नहीं हुई कि आपने 50% पॉपुलेशन को बोल दिया कि तुम अपना खुद का कुछ कंट्रीब्यूशन ही नहीं है। अच्छा, हालांकि उस समय तकलीफ भी थी, उसमें उनकी गलती इसलिए नहीं थी कि काम ही अलग थे। अब वो घर का काम भी इतना होता था, अब वो झाड़ू लगाना इतने बड़े घर में, और चक्की और चूल्हा, ये पूरे फुल टाइम जॉब थे। उनको बाहर निकल के काम करने का समय भी नहीं था, और बाहर की स्थिति भी नहीं थी कि वो 10 किलोमीटर दूर खेत है, वहाँ हल चलाना है, जंगली जानवर भी हैं, कुछ भी हो सकता है, मौसम भी खराब है। तो उन्होंने क्लियर कट डिमार्केशन था कि ये इनके काम है और ये इनके काम है। तो एक स्थिति को देखते हुए उन्होंने बता दिया कि भाई अब ये इनके काम ऐसे हैं, रिस्की हैं, बाहर के उसके। और क्योंकि वो सामाजिक समाज में मिलते थे, तो वो मुखिया हो गए, ये वो हो गए, वो मास्टर हो गए सब, तो उसके हिसाब से इनका रुतबा बनता रहा। तो पर अब क्या हुआ कि जैसे जैसे दुनिया आगे बढ़ी, तो वहाँ भी टाइम बच गया, इनको भी टाइम बच गया। उधर भी रेडीमेड आटा दाल चावल सब आने लगा, कुकर मिक्सी आने लगी, इधर भी कार वार सब आने लगी, मैकेनाइज चीज़ें हो गई। अब थोड़ा सा इंटरफेरेंस यहाँ वहाँ बढ़ गया। अब दुनिया भी देखना पहले तो किसी चीज़ का ज्ञान लेना है तो जाना पड़ेगा। ये कुंभ वगैरह के मेले इसीलिए होते थे कि हमको किसी नॉलेजेबल पर्सन को सुनना है, तो मेले में जाओ,
वो 10 साल में एक बार या 5 साल में एक बार या 4 साल में एक बार होगा। हिमालय से लोग आएंगे, हम सब जाके उनको सुनेंगे। अब पहले किसी के अब व्यू लेना होते तो उसके पास जाना पड़ता, अभी तो अपन सब दूर दूर बैठ के कनेक्ट होकर एक दूसरे के व्यूज़ ले रहे हैं। तो उस समय ज्ञानवर्धन भी इतना आसान था नहीं, तो लिमिटेड लोगों को नॉलेज था। अब जैसे ही नॉलेज बढ़ा तो अब अपन इन्वॉल्व कर सके एक दूसरे के उसमें। तो अब हमको इस सिस्टम में बस करना ये है कि पहले जो ट्रेनिंग दी जाती थी महिलाओं को कि ऐसे ऐसे आपको एडजस्ट करना है, ऐसे आपको निभाना है और ये करना है वो करना, सब इनको ट्रेनिंग दी जाती थी। अब इनको बुरा लग रहा है कि हम क्यों करें। तो अब हमको ये करना था कि लड़कों को भी ट्रेनिंग देना थी, बॉयज़ को भी ट्रेनिंग देना थी, जेंट्स को भी ट्रेनिंग देना थी कि हाउ शुड यू डील विद द लाइफ पार्टनर। तो ये हमने दी नहीं। अब वो उनने बेचारों ने सिस्टम बनाया था आज से कितने सालों पहले, उस समय की सिचुएशन आज की आपने देख ही लिया है। आज तो कार तो पहले पावर स्टीयरिंग भी नहीं था, तो अच्छे से चलती नहीं थी कार, स्टीयरिंग ही नहीं घूम पाता था। अब तो ऐसा आ गया कि बच्चा भी घुमा लेता है। तो अब क्या हुआ कि थिंग्स हैव चेंज्ड। तो आपको थोड़ा सा इसमें बस इस मॉडल में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना है। कंपनी बंद नहीं करना है, कंपनी बहुत पुरानी है, टेस्टेड एंड ट्राइड है, ये स्केलेटन तो बहुत मजबूत है। बिल्डिंग में सारा चेंज कर देना चाहिए, लेकिन कॉलम और बीम को नहीं छेड़ना चाहिए। दीवार हटा दो, उसकी जगह वुडन लगा दो या कांच लगा दो, कुछ भी कर दो, लेकिन जो नींव है, पाइल फाउंडेशन है, कॉलम है, बीम है, उसको नहीं छेड़ना बस बिल्डिंग का। उसको छेड़ा तो बिल्डिंग धराशायी हो जाएगी। तो ज़रूरत यह है कि इस सिस्टम को समझें। तो अब अभी तक हमने अभी समाज वर्सेस परिवार एंड इंडिविजुअल, इनकी अभी कनेक्टिविटी अपन ने देखी है। अभी अब ये समाज की भी जिम्मेदारी है कि अब ये सिखाए कि अब हमको देना भी है। ये प्लेजर और हैप्पीनेस को अपन ने जो बाइफरकेट किया था इसलिए कि लेना 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 से जब होते हैं फिर नहीं मिलता तो तकलीफ होती है, अच्छा मिल जाता है तो खुशी भी नहीं होती। भाई मैंने किसी से, मेरे को उम्मीद थी कि मैं इसके पास जाऊंगा, उधार मांगूंगा, 1 लाख रुपए ये दे देगा। उसने मुझे 50,000 भी दे दिए तो मुझे बुरा लगेगा, मुझे उससे 1 लाख की उम्मीद थी, है ना। और अगर मैं बिना उम्मीद के जाऊंगा कि यार ट्राई करता हूं, मेरे को चाहिए तो 1 लाख, पर जितना ये दे दे तो फिर 50,000 मुझे अच्छा लगेगा। तो जब हम उम्मीद लेके बहुत जाते हैं तो उम्मीद से थोड़ा कम मिलता है तो हमें मायूसी होती है। और जब हम बिना उम्मीद के जाते हैं कि भाई हम ट्राई करेंगे, एक थोड़ी सी आशा की किरण तो है ही, पर हमने एंड रिजल्ट नहीं देखा, आई विल ट्राई माई बेस्ट, आई विल ट्राई, तो फिर जितना मिल जाएगा वही खुशी है, वही उम्मीद है। तो एक्सपेक्टेशन अगर बढ़ा लिए हैं तो आपने अपनी मायूस होने का संभावना बढ़ा ली है, आपके दुखी होने की संभावना बढ़ा ली है। और अगर आपने देने का सोचा है कि यार हम तो ये अच्छा करेंगे, ये अच्छा करेंगे, ऐसे खुश कर देंगे, तो अब दोनों को, अब यह नहीं है कि ये रस्सी खींचे जाएगा और आप ढील देते जाओ, वो नहीं, दोनों ढील देंगे ना, दोनों 2-2 4-4 कदम आगे बढ़ेंगे। तो थोड़ा थोड़ा सा बढ़ेंगे और देने की उम्मीद में आएंगे। हाँ, लड़कों को भी तैयार, बिल्कुल सही। अब पहले क्या था कि देखो, एक डर जिसने बहुत घर तोड़े हैं, लड़की वालों को तो पता रहता था कि लड़की वहाँ जाएगी और वहीं रहेगी, उन्हीं की हो जाएगी। लड़के वाले को बड़ा डर रहता था कि लड़की आएगी और ये हमारे लड़के को न ले चले जाए। और जोरू का गुलाम वर्ड जो है ना, उसने बहुत से लोगों के माइंड में टेंशन कर दिया। अब नहीं है, वो सबसे मेंटेन कर रहा है रिलेशन। पर आपको एक खतरा है, तो जो खतरे में रस्सी को भी सांप समझ लेता है, तो बिल्कुल ही अलग तरीके से जो बॉर्डर हुआ ना, अब वहाँ भी मैडम ने उस दिन कहा था कि 2 परिवार जुड़ते हैं तो इट इज़ इक्वल फॉर बोथ। तो थोड़ा सा ट्रेनिंग इधर भी होगी, थोड़ी सी इधर भी होती, तो हमको मॉडिफिकेशन बस इतना करना था कि अब ये क्लियर कट डिमार्केशन नहीं है, इनके काम ये कर रहे हैं, इनके काम ये कर रहे हैं, दोनों मिलके कुछ काम कर रहे हैं, तो अब अकॉर्डिंगली दोनों की प्रॉपर ट्रेनिंग। तो जैसा वो ट्रेन में एपिसोड हुआ था, ऐसा नहीं होना। ट्रेनिंग में कुछ भी गलत रहा तो ट्रेनिंग होना सबकी,
कि इन्वॉल्व करो, तो समाज जो है इंडिविजुअल से भी कनेक्टेड है और इंडिविजुअल से मिलकर समाज ही बना है। तो हम समाज में जो हो रहा है, अगर समाज में कुछ गलत हो रहा है तो एवरीवन इज रिस्पॉन्सिबल, और हम भी रिस्पॉन्सिबल हैं। और समाज ने अगर कुछ व्यवस्था बनाई है तो वो पालन करना भी हमारा फ़र्ज़ है, क्योंकि हमसे ही मिलकर समाज बना है। तो अभी अपन ने कोशिश ये करी है कि थोड़ा ये समझ लें कि समाज और हम अलग नहीं हैं। अब हम आपस में थोड़ा हमने कोशिश भी ये करी है कि एक दूसरे से कैसे जाइव वेल करें, क्योंकि पति पत्नी जो है इंडिविजुअल भी है। जैसे वो एयर में होती है ना, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिक्स है, ये दोनों की अपनी अपनी आइडेंटिटी भी है, ऑक्सीजन की और नाइट्रोजन की, लेकिन एक मिक्सचर भी है। लेकिन पानी में ऐसा नहीं है, पानी में हाइड्रोजन ऑक्सीजन नहीं है, वो H2O है। तो कहीं तो ये दोनों इंडिविजुअल हैं, कहीं ये दोनों कंबाइंड हैं, कंबाइंड होके परिवार की धुरी बन रहे हैं। तो इन दोनों से एक जनरेशन बन रही है, इन दोनों की सोच के अनुसार जनरेशन की सोच बन रही है, और वो जनरेशन आगे जाके समाज बनेगी। तो कितना इम्पोर्टेंट रोल है ये, आपस में अंडरस्टैंडिंग बिठाने का असर कितना लार्ज स्केल पे दूर तक जा रहा है, और इसमें समाज को इन दोनों की हेल्प करनी है। अब वो लड़का होके मैं सोचूं कि मैं अपने आप एक बहुत ही काबिल और समझदार और संजीदा इंसान बन जाऊं, नहीं, वो रोल है। बचपन में पेरेंट्स का भी रोल है ब्रॉटअप में, और समाज का भी रोल है। समाज पेरेंट्स को ट्रेनिंग देगा, बच्चों को भी देगा, पेरेंट्स भी देंगे। ये सब की जिम्मेदारी एक दूसरे के पैरेलल है। पेरेंटिंग बेचारे पेरेंट्स को नहीं मालूम, समाज बताएगा कि व्हाट इज राइट पेरेंटिंग, व्हाट इज टू बी टॉट, और वो जब बताया जाएगा बच्चे को तो अल्टीमेटली भला तो सोसाइटी को ही जाएगा। तो हस्बैंड वाइफ इंडिविजुअल भी हैं, उसके बाद दोनों का एक यूनियन भी है तगड़ा, और वो सीड है, वो बीज है, उससे समाज क्रिएट होता है। कोई अलग नहीं है, सब एक दूसरे से बेहद कनेक्टेड है, मतलब अनसेपरेबल है ना। सो लेट अस रेस्ट, विल टॉक ऑन थर्सडे। सैटरडे वी आर कीपिंग हॉलीडे नाउ, मैं भी नहीं कर रहे सैटरडे को, तो प्लीज़ डोंट, प्लीज़ बियर विथ अस, है ना। मिलते हैं फिर अपन, कुछ सवाल हो तो आप भेज दीजिए। ओके, थैंक यू सो मच।